जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। और आज हमने ख़ास तौर पर ज़िक्र करना है जनरल ज़हीरुल इस्लाम साबिक़ डीजी ISI की उस तकरीर का जो उन्होंने PTI के एक जलसे में या एक कॉर्नर मीटिंग में की, और उसमें अपने इलाके के जो अहम लोग थे उनसे ख़िताब किया। जिस रोस्ट्रम पर उन्होंने या डाइस पर ख़िताब किया उसके ऊपर PTI का झंडा लगा हुआ था, और उसके बाद उन्होंने उसमें कहा कि मैं न्यूट्रल हूँ। ये बड़ी दिलचस्प बात है और बहुत अहम वाक़या है, और कल तलत हुसैन साहब ने भी इस पे प्रोग्राम किया और बाकी सारी सहाफ़ियों ने भी इस पे बात की। इंटरेस्टिंगली फवाद चौधरी साहब का एक ट्वीट आ गया जिसमें उन्होंने कहा कि जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने PTI को ज्वाइन नहीं किया। जनरल ज़हीरुल इस्लाम का पाकिस्तान की सियासत में क्या किरदार था, इस वक्त वो PTI की जलसे में क्यों शरीक हुए, उस हवाले से बात करना मकसूद है। 2014 का धरना आपको याद होगा। उस धरने में के जो रूह रवां थे, उस धरने के पीछे जो लोग थे, उसमें सबसे अहम उस वक्त के DG ISI जनरल ज़हीरुल इस्लाम थे। यही वो लोग थे जिन्होंने इमरान ख़ान को इतना बड़ा किया। यही वो लोग थे जिन्होंने इमरान ख़ान का प्रोफाइल मीडिया के ज़रिए बिल्ड किया। यही वो लोग थे जिन्होंने नवाज़ शरीफ को एक बिज़नेसमैन के थ्रू ये पैगाम भिजवाया कि आप इस्तीफ़ा दे दें। यही वो लोग थे जो जनरल राहील शरीफ की इजाज़त के बग़ैर कू विद इन द कू करने की कोशिश कर रहे थे। और ये बात फिर एक मीटिंग में नवाज़ शरीफ साहब ने जनरल राहील शरीफ को बताई गई, और फिर उसमें जनरल ज़हीर को बुलाया गया, एक ऑडियो सुनवाई गई, और जनरल ज़हीर ने इस बात का इकरार किया कि ये ऑडियो उन्हीं की है। उसके बाद वो धरने का ड्रामा फिज़ल आउट हुआ। ये इन लोगों का किरदार है जो माजी में हमारी सियासत के साथ और हमारी जमहूरियत के साथ, हमारे पार्लियामान के साथ खेलते रहे हैं। और दो तीन बातें इस सिलसिले में बहुत अहम हैं। पहली बात तो ये है कि वो बाकायदा सियासत में अगर आना चाहते हैं ज़रूर आएँ, लेकिन उसके लिए उन्हें इसका ऐलान करना पड़ेगा। सिर्फ़ जलसों से ख़िताब करने से कोई बात नहीं बनती। दूसरी बात ये है कि जिस तरह हम किसी भी सियासतदान के माजी को रगेदते हैं कि उसकी शादी कैसे हुई, बच्चे कैसे हुए, पहली गाड़ी कैसे ख़रीदी, दादा ने मोटरसाइकिल कैसे ख़रीदी, ये सारी चीज़ें हम सियासतदानों की रगेदते हैं। और हमारे यहाँ रवायत है कि सियासतदानों को हम रुसवा करने की कोशिश करते हैं, और बड़ी हद तक इस कोशिश में कामयाब भी होते हैं। तो ज़हीरुल इस्लाम सब बसद शौक़ आए और फिर रसीदें पेश करें अपने ख़ानदान दादा पर दादा की, उसके बाद वो सियासत में दाखिल हो सकते हैं। दूसरी बात ये है कि इन लोगों की पब्लिक पॉपुलैरिटी इतनी होती है कि वो जो मीटिंग इन्होंने की उसके अंदर सिर्फ 25-30 लोग थे, किसी जलसे से ख़िताब नहीं किया, ना ये कर सकते हैं। अगर ये अपनी ज़हानत की बिना पर, अपने लोगों से ताल्लुक़ात की बिना पर, किसी इदारे के ज़ोर के बग़ैर इलेक्शन लड़ने की कोशिश करें तो यकीन मानिए ये काउंसलर का इलेक्शन भी जीत नहीं सकते। इनकी सारी ताकत उस सीट से होती है जिससे माजी में ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा चुके होते हैं, हुकूमतें तलपट कर चुके होते हैं, आवाम के मैंडेट को पाँव तले रौंद चुके होते हैं। जब ये रिटायर हो जाते हैं तो इनकी हैसियत सिर्फ़ एक टिशू पेपर की तरह होती है। सियासतदान ज़िंदा रहता है, वो रिटायर नहीं होता। आखिरी उम्र तक, आखिरी सांस तक वो सियासतदान रहता है। और इन लोगों की अपने अहद में, अपने दौरे इक़्तिदार में, और जिन भारी भरकम सीटों पर ये बैठे हुए थे, उनकी कोशिश ये होती थी कि सियासतदानों को, उनकी सियासत को ख़त्म किया जाए। कभी कोई -1 फार्मूला आ जाता था, कभी कोई -1 फार्मूला आ जाता था, और आज आपने देखा 25 लोगों से ख़िताब करते हुए उन्होंने कहा मैं न्यूट्रल हूँ। अगर आपने न्यूट्रल होना था तो आपको न्यूट्रल होना चाहिए था कि जब वो सीट आपके पास थी, जब आप DG ISI थे, जब आवाम के पैसों से जो आप तनख्वाह पाते थे और मराद पाते थे, उसकी वजह से आप उस ओहदे पर पहुँचे, तो वहाँ पर आपका आइन, आपका हल्फ आपको ये कहता था कि आप न्यूट्रल रहे।
उस वक्त आप न्यूट्रल नहीं रहे, उस वक्त आप हुकूमतें गिराते रहे, उस वक्त आप वक्त के फ़िरौन बने हुए थे, उस वक्त आपने हालात को अपनी मर्ज़ी से चलाने की कोशिश की। आज सितम ज़रीफ़ी ये ज़माना देखिए कि 25 लोगों से ख़िताब करते हुए ये कहते हैं कि मैं न्यूट्रल हूँ। रिटायर होने के बाद न्यूट्रल होने के कोई मानी नहीं है। न्यूट्रल अगर आप उस वक्त होते जिस वक्त आप इक़्तिदार में थे और DGISI की पोस्टिंग आपके पास थी। दो बातें इनसे पता चलती हैं इस वाक़े से। एक तो ये है कि हमारी तारीख़ दोबारा लिखी जानी चाहिए। 2014 के धरने के हवाले से जो लोग थे वो कौन थे, उसके पीछे कौन थे, ये किताबों में रकम होना चाहिए, ये तारीख़ में लिखा जाना चाहिए, ये मुताला पाकिस्तान में पढ़ाना चाहिए कि एक शख्स को इक़्तिदार से, इमरान ख़ान को इक़्तिदार में लाने की ख्वाहिश इतनी नहीं थी जितनी नवाज़ शरीफ को इक़्तिदार से हटाने की ख्वाहिश थी। यही वो लोग थे जो कभी डॉन लीक्स का ड्रामा करते थे, कभी तौहीन रिसालत के इल्ज़ाम लगाते थे, कभी ये कहते थे कि नवाज़ शरीफ की फैक्ट्री में इंडियन एजेंट काम करते हैं, और किसी किस्म के इल्ज़ाम से दरेग नहीं करते थे। जो शख्स, जो सियासतदान जिसकी ताकत आवाम में होगी, जिसकी जड़ें आवाम में होगी, आप देखिएगा कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट हमेशा उसके ख़िलाफ़ रही है। उसके अलावा वो किसी को भी इक़्तिदार देने को तैयार है, चाहे वो चौधरी शुजात हों, चाहे वो इमरान ख़ान हों, चाहे कोई और पार्टी हो, लेकिन जिसकी जड़ें अवाम में होंगी, जो अवाम के साथ मुखलिस होगा, अवाम जिससे मोहब्बत करते होंगे, ये कभी उसको इक़्तिदार देने के कायल नहीं है। दूसरी बात, इस मौके पर ये जो वीडियो आई है, ये बुनियादी तौर पर फ़ौज की क़यादत को, मौजूदा क़यादत को प्रेशराइज़ करने के लिए ये वीडियो आई है, मुझे ये लगता है, जिसमें अब फ़ौज की क़यादत और जनरल कमर बाजवा की तरफ से और DGISI की तरफ से बड़े वाज़े तौर पर ये कह दिया गया है कि हम न्यूट्रल हैं, सियासतदान अपने बखेड़े ख़ुद जानें और ख़ुद फ़ैसला करें कि क्या होना है। लेकिन ये इस तरह की वीडियोस लाकर, इस तरह के कैरेक्टर सामने आकर फ़ौज की क़यादत को प्रेशराइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम मुजरिम हैं तो शरीक जुर्म आप भी थे। इस तरह की वीडियोस से ज़ाहिर है प्रेशर पड़ रहा है। साथ साथ इमरान ख़ान की जो एक गलीज़ कैंपेन जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ चल रही है, वो भी सबके सामने है, और जो कनाडा की पार्लियामेंट में वाक़या हुआ वो भी आप सब लोगों को पता है। ख्वाजा आसिफ ने उसकी तरदीद की, और लेकिन वो हमारे दोस्त इमरान शफ़क़त ने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि ख्वाजा आसिफ साहब कनाडा की पार्लियामेंट में जनरल कमर बाजवा के ख़िलाफ़ अगर कुछ कहा जाता है फ़ौरन बयान दाग देते हैं, लेकिन जो कुछ इस मुल्क में हो रहा है फ़ौज की क़यादत के हवाले से, जो कुछ और यह मकबूल जान कर रहे हैं, जो कुछ PTI वाले कर रहे हैं, जो कुछ तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया कर रहा है, जो कुछ चंद एंकर कर रहे हैं कि DGISI की बातों का तमस्खुर उड़ाया जा रहा है, नकलें उतारी जा रही हैं, उस पर ख्वाजा आसिफ बिल्कुल खामोश हैं। ठीक है, उनकी ज़िम्मेदारी होगी वज़ीर दिफ़ा की हैसियत से, लेकिन ये सारे काम पाकिस्तान में भी करने हैं, सिर्फ पाकिस्तान से बाहर नहीं करने। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो धरने के कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने इमरान ख़ान को क्रिएट किया, जनरल ज़हीर, जनरल पाशा, वो आहिस्ता आहिस्ता अपने पत्ते सामने रख रहे हैं, और इन्हीं बेसिस पर ये किसी स्टेज पर जनरल बाजवा को भी ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे। वेटरन ऑफ पाकिस्तान, जैसा कि आपने देखा, वो भी बड़े बड़े जर्नैल निकले और मुतालबात वही कर रहे हैं जो इमरान ख़ान मुतालबात कर रहे हैं। वो जर्नैल किसी तरह नहीं लग रहे, तहरीक इंसाफ के तर्जुमान लग रहे हैं। तो ये बड़ा ज़बरदस्त कॉन्फ्लिक्ट और तकलीफ़ दे कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है कि माजी के जो जर्नैल थे, करंट
फ़ौजी क़यादत से नाला है, इसलिए कि ये न्यूट्रल क्यों हो गए हैं, ये आइन शिकनी क्यों कर रहे हैं, और उन्हें खौफ है कि नवाज़ शरीफ की हुकूमत दोबारा आ जाएगी पूरे तन तराक के साथ, और नवाज़ शरीफ की जड़ें अवाम में हैं, और जिस सियासतदान की जड़ें अवाम में होती हैं उससे सारे जर्नैल, बदकिस्मती से सारी जुडिशरी खौफज़दा रहती है। और ये इस वीडियो का मकसद था। बहुत तकलीफ़देह बात थी कि इतने बड़े ओहदे पे रहने वाला शख्स इस तरह अपने PTI के एक जलसे से ख़िताब कर रहा है, और अल्लाह बस इस मुल्क पर रहम करे।